वानी एक्साइटेड होकर बेड पर कूदते हुए बोली। यार शार्वी, आज रात कितना मजा आएगा ना पार्टी में। बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, एक से बढ़कर एक हैंडसम। अच्छा अच्छा खाना होगा, डांस, म्यूजिक। ओह माय गॉड, सच में बहुत मजा आने वाला है। ये सुनकर शार्वी आराम से बेड पर पसरते हुए बोली। बट मेरा कोई मूड नहीं है पार्टी में जाने का, सो मैं नहीं जाने वाली। मैं तो आराम से अपनी नींद पूरी करूंगी। वानी ने उसे शक भरी नजरों से घूरते हुए कहा। बट क्यों यार, तू बड़ी बोरिंग है। इतनी बड़ी पार्टी में जाने से मना कर रही है। क्या ये आहान सर की वजह से है? तू उनसे बचना चाहती है ताकि उन्हें फेस ना करना पड़े। शार्वी ने नजरें चुराते हुए कहा। मैं क्यों बचना चाहूंगी? मैंने कोई चोरी थोड़ी किया है। शार्वी बहाना बनाते हुए बोली। पागल है तू भी, कुछ भी बोलती है। वानी उसे ताना मारते हुए बोली। अगर ऐसा नहीं है तो पार्टी में जाने से क्यों मना कर रही है? बोल। शार्वी मुंह बनाते हुए बोली। वो मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है ना। वानी शार्वी को छेड़ते हुए बोली। ये देखो, ये बात बोल भी कौन रहा है जो खुद इतनी बड़ी ड्रेस डिजाइनर है? उसके पास पार्टी में जाने के लिए ड्रेस नहीं है। शार्वी हड़बड़ाते हुए बोली। हाँ, तो वो सब मैं कंपनी के लिए करती हूँ, खुद के लिए थोड़ी। वानी नौटंकी करते हुए बोली। तो कभी खुद के लिए भी किया कर मेरी जान, या फिर अपने आहान सर को ही बोल देती, वो ही तेरे लिए कोई ड्रेस डिजाइन कर देते। अब तो उन्हें तेरा साइज भी अच्छे से पता होगा। तू जब देखो तब उनकी बाहों में जाकर जो गिर पड़ती है। शार्वी मुंह फुलाते हुए बोली। ओ हेलो, मैं खुद जाकर उनकी बाहों में नहीं गिरती। वो तो बस सब इत्तेफाक से हो जाता है। वानी ने शार्वी को थोड़ा गुदगुदाते हुए कहा। हाय, काश ऐसे खूबसूरत इत्तेफाक कभी मेरे साथ भी हो और मैं भी किसी हैंडसम लड़के की बाहों में जा गिरूं। उफ। शार्वी खुद को वानी से छुड़ाते हुए बोली। बस मुझे नहीं जाना। तू जब देखो मुझे आहान सर का नाम लेकर छेड़ना शुरू कर देती है। अरे सॉरी ना यार, चल अब नहीं छेड़ूंगी तुझे। हम एक काम करते हैं, पहले शॉपिंग पर चलते हैं, वहां से तेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदेंगे, फिर पार्टी में जाएंगे। प्लीज मना मत कर, प्लीज प्लीज। ओके ओके बाबा, ठीक है, चलूंगी मैं। अब छोड़ मुझे गुदगुदी हो रही है। याहू, ये हुई ना बात। वानी खुशी से उछलती हुई बोली और फिर वो दोनों रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकल गईं। आसरा ऑर्फनेज। इस वक्त तविश अनाथ आश्रम के बाहर खड़ा आश्रम की गेट की तरफ देख रहा था। जाने कितने समय बाद वो इस जगह पर आया था। हालांकि 5 साल पहले वो अक्सर अधीरा के साथ यहाँ आया करता था, लेकिन आज वो यहाँ अकेला आया था। उसके कदम अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुक चुके थे। उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ी हिम्मत बटोर कर अनाथ आश्रम के अंदर कदम रखा। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, वैसे वैसे ही उसके जहन में अधीरा के साथ बिताई गई यादें ताज़ा हो रही थी। और अचानक ही उसके कदम गार्डन में लगी एक पत्थर की बनी बेंच के पास आकर रुक गए। वो जब भी अधीरा से मिलने आता तो वो घंटों इस बेंच पर बैठकर बातें करते। कभी वो साथ होमवर्क करते तो कभी लंच शेयर करते। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत वहां खड़ी हुई थी, जिसने एक हल्के हरे रंग की कॉटन साड़ी पहनी हुई थी और उनकी आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ा हुआ था। हेलो, मेरा नाम तविश रायचंद है। क्या मैं यहाँ के हेड से मिल सकता हूँ? उस औरत को देख तविश ने तुरंत कहा। जी नमस्ते, मैं रोहिणी मिश्रा, मैं ही यहाँ की हेड हूँ। क्या आप हमारे आश्रम को कुछ डोनेट करना चाहते हैं? अपने सामने बिजनेस सूट में खड़े एक शख्स को देखकर वहां की हेड मिसेस रोहिणी ने बड़े ही पोलाइटली वे में पूछा। जी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? तविश की पर्सनालिटी को देख वो इतना तो समझ ही गई थी कि उनके सामने खड़ा शख्स कोई मामूली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो शायद उनके अनाथ आश्रम में कुछ डोनेशन देने आया है, क्योंकि अक्सर बड़े लोग वहां आकर उनके अनाथालय में चीजें डोनेट करते रहते थे। जी सही कहा आपने, मैं यहाँ पर कुछ डोनेशन देने ही आया था। इसके साथ ही मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तविश ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा। ओह, तो फिर आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, वहां पर आराम से बैठकर बातें करते हैं। मिसेस रोहिणी ने हेड ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कहा और उस तरफ जाने लगी। जी जरूर। तविश भी उनके पीछे पीछे हेड ऑफिस की ओर चल पड़ा। आइए बैठिए मिस्टर रायचंद, क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या कॉफी? मिसेस रोहिणी ने अंदर आते ही बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पूछा। नो थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस आपसे कुछ बातें जानने आया हूँ। आई होप कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
तविश ने उनके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं मिस्टर रायचंद? मिसेस रोहिणी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, अधीरा के बारे में। अधीरा? ये कहकर तविश ने अधीरा की एक फोटो उनकी तरफ बढ़ा दी। मिसेस रोहिणी ने अपने चश्मे को थोड़ा ठीक किया और अधीरा की तस्वीर को गौर से देखा। इस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बोली, ओह अधीरा, इसके बारे में भला यहाँ कौन नहीं जानता। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी, हमेशा सबके साथ ही मिलजुल कर और प्यार से एक परिवार की तरह रहती थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। इसलिए यहाँ हर कोई आज भी उसे याद करता था। पर क्या पता था वो इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चली जाएगी और उसे एक दर्दनाक मौत मिलेगी। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा दुख होता। पर आप अधीरा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, वो भी अब जब वो इस दुनिया में ही नहीं है? एक्चुअली मैं और अधीरा बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब अधीरा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। मैं बस यहाँ ये जानने आया हूँ कि जब अधीरा की डेथ हेड इंजरी की वजह से हुई थी तो एन मोमेंट पर उसकी हार्ट सर्जरी क्यों की गई। अगर आप अधीरा के बहुत अच्छे दोस्त थे तो क्या आपको ये नहीं मालूम कि अधीरा मरने के बाद भी कहीं ना कहीं जिंदा है, किसी के सीने की धड़कन बनकर? जी मैं कुछ समझा नहीं मिसेस रोहिणी, आप कहना क्या चाहती हैं? तविश नासमझी से बोला। यही मिस्टर रायचंद की अधीरा हमारे आश्रम की इकलौती ऐसी लड़की थी जो चाहती थी कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहे और किसी जरूरतमंद के काम आ सके। इसलिए उसने पहले ही अपने ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला लिया था। वो मरने के बाद अपनी आंखें और अपना हार्ट डोनेट करना चाहती थी, लेकिन उस हादसे में उसे सर पर गहरी चोट लगी थी जिसका इफेक्ट उसकी आंखों पर भी पड़ा था। डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया, लेकिन उसका दिल बिल्कुल सही सलामत था। ये कहकर मिसेस रोहिणी ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे बोली, और उसी समय हॉस्पिटल में एक और सीरियस केस आया हुआ था। अधीरा की ही एक हम उम्र लड़की जिसके दिल में छेद था। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी और उसे तुरंत ही एक हार्ट डोनर की जरूरत थी और इत्तेफाक से उस लड़की को अधीरा का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। अधीरा ने मरने के बाद भी किसी और को जिंदगी दे दी। मिसेस रोहिणी की पूरी बात सुनने के बाद तविश की आंखों में आंसू आ गए। अधीरा हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी और मरते मरते भी अपनी सांसें किसी और को दे गई। तविश ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और कांपते हुए होठों से बोला, मिसेस रोहिणी, क्या मैं जान सकता हूँ कि अधीरा का हार्ट किसे ट्रांसप्लांट किया गया था? माफ करना मिस्टर रायचंद, वो लड़की कौन थी ये मैं भी नहीं जानती। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इस आश्रम के हेड मेरे पति थे, शायद वो जानते होंगे, लेकिन मुझे इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं है। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक हार्ट पेशेंट थे और 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो चुकी है। तब से मैं ही आश्रम संभालती हूँ। मिसेस रोहिणी थोड़ा दुखी स्वर में बोली, ओह थैंक यू मिसेस रोहिणी, मुझे इतनी सब जानकारी देने के लिए, और मेरी तरफ से आपके आश्रम के लिए एक छोटी सी डोनेशन, साथ में ये मेरा कार्ड भी है। आपको जब भी मदद की कोई जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। ये कहकर तविश ने 10 लाख का एक चेक उनकी तरफ बढ़ा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रायचंद, जो आपने हमारे आश्रम के बारे में सोचा। आप जैसे अच्छे और नेक दिल लोगों की वजह से हम बेसहारा और अनाथ बच्चों को एक आसरा और अच्छा भविष्य दे पाते हैं। वैसे आप दूसरे इंसान हैं जो अधीरा के लिए यहाँ आए और इतनी बड़ी डोनेशन हमारे आश्रम को दी। क्या कोई और भी है जो अधीरा के नाम से यहाँ पर डोनेशन देने आता है? जी, जाने माने बिजनेसमैन आहान रॉय हर महीने यहाँ आते हैं और एक बड़ी रकम हमारे आश्रम को डोनेट करते हैं ताकि यहाँ के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिल सके। ये सुनकर तविश ने एक हल्की सी स्माइल की और फिर वहां से बाहर चला गया। उसी वक्त आहान के ऑफिस में, बॉस अभी अभी ये बुके और नोट कोई आपके लिए छोड़कर गया है। शोभित ने आहान के केबिन में आते हुए कहा, मेरे लिए? कौन था वो? आहान ने शोभित के हाथ में एक ब्लैक रोजेस का बुके देखकर पूछा। पता नहीं बॉस, किसी ने गार्ड को ये पकड़ाया और आपको देने के लिए कहा। इससे पहले हम जाकर उसे देख पाते वो वहां से निकल गया। हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन उसमें उस आदमी का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा। उसने एक बड़ा सा हैट पहना हुआ था और एक मास्क लगा रखा था। इधर तो ये कहकर आहान ने वो बुके लिए और उसमें लिखा नोट पढ़ने लगा। मुबारक हो आहान, अपनी ये छोटी सी जीत तुम्हें मुबारक हो।
जितना जश्न मनाना है मना लो, बहुत जल्द तुम मातम मनाओगे, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। कहते हैं कि जिंदगी में अच्छे दोस्त हो तो इंसान हार कर भी जीत जाता है, लेकिन अगर दुश्मन अच्छे हों तो उसकी जीत भी बहुत जल्द हार में बदल जाती है। और तुमने तो दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बनाए हैं, इसलिए कुछ वक्त बाद तुम्हारी ये जिंदगी इन फूलों की तरह ही बेरंग और अंधेरे से भरी होने वाली है। जल्द ही मुलाकात होगी एक धमाके के साथ। बूम। सच ही तो लिखा था उसने। आहान ने दोस्त से ज्यादा अपने दुश्मन बनाए थे, और अब ये नया दुश्मन आखिर कौन हो सकता है? ये नोट पढ़कर आहान भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ वानी, अभी तक हमारी कैब क्यों नहीं आई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। कितनी देर हो गई हमें यहाँ खड़े हुए। तूने ठीक से किया था ना? शार्वी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। हाँ यार, पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो आ जाना चाहिए, और एक तो ये मेरे फोन में इस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा है। वानी ने अपना फोन चेक करते हुए कहा। पार्टी में जाने के लिए उन्होंने एक कैब बुक की थी जो अब तक आई नहीं थी, और फिर वो काफी देर से खड़े होकर उसका वेट भी कर रही थी। यार कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? एक काम करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कोई टैक्सी मिल जाए। चल, कुछ ही दूर टैक्सी स्टैंड है, वहां चलते हैं। वानी ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और वो दोनों पैदल ही सड़क के किनारे चलने लगी। एक तो मैंने तुमसे मना किया था वानी, मुझे ये हील्स नहीं पहनने, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख अब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसे तो हमें यहीं पर रात हो जाएगी। शार्वी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाई हील्स होने की वजह से वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अरे यार, तुझे कौन सी पूरी रात सड़क पर पैदल चलना है? बस कुछ दूर ही तो है, आगे चलकर कोई ना कोई टैक्सी मिल ही जाएगी। वानी ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। वो थोड़ा आगे आई ही थी कि उन्होंने देखा कि सड़क के एक ओर कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोग खड़े थे, जो वहां खड़े होकर शराब पी रहे थे। वानी, मैं क्या कहती हूँ, हम ना वापस चलते हैं, कहीं से कोई ऑटो या टैक्सी देख लेंगे। मुझे ना आगे जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा, एक तो थोड़ा अंधेरा भी हो गया। उन लोगों को देख शार्वी थोड़ा घबराते हुए बोली। ओफो शार्वी, तू भी ना कितनी डरपोक है। अब इतना दूर आ ही गई है तो थोड़ा सा और सही, टैक्सी स्टैंड बस आगे ही है। तू मेरे साथ बस चुपचाप चल और उन्हें इग्नोर कर। अनी ने शार्वी का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वो उन लोगों के पास से गुजरी, तभी उनमें से एक बोला, क्या मैडम, कहाँ जा रही हो इतना सच सवर के, वो भी अकेले अकेले? कहो तो हम साथ चलते हैं। ये कहकर वो आदमी हंसने लगा। शार्वी और वानी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। ये देखकर उन लोगों की हिम्मत और बढ़ गई, और उनमें से एक उनके सामने आते हुए बोला, अरे सुनो तो सही, आज रात हमें अपनी कंपनी दो ना, कसम से बहुत मजा आएगा। ये कहकर वो आदमी अपनी गंदी नजरों से उन्हें ऊपर से नीचे घूरने लगा। ये सुनकर वानी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, देखो, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो हटो हमारे रास्ते से, वरना वो हाल करूंगी कि महीने भर बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। चलो हटो। ओह, तो मैडम मारेगी हमको? हाँ तो मारो ना, लो मारो मारो ना मैडम, उसी बहाने तो अपन को छुएगी तो। क्यों दोस्तों? उफ, वैसे गुस्से में ये कितनी कमाल की लगती है ना। ये कहकर वो आदमी और उसके पंटर लोग जोर जोर से हंसने लगे। तुम जैसे लुच्चे लफंगे लोगों से निपटना मुझे काफी अच्छे से आता है, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। ये कहकर वानी ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। मुक्का पड़ते ही वो आदमी अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाया और फिर वानी की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, साली तूने मुझे मारा? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? अभी बताता हूँ, अबे पकड़ इन दोनों को। ये कहकर वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा, वानी ने एक और थप्पड़ उसे मारा। तभी उन लोगों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। ये देखकर शार्वी घबराने लगी और धीरे से बोली, मैंने तुझे कहा था ना वानी कि वापस चलते हैं, अब क्या करें? करना क्या है, पहले इन्हें ही सबक सिखाते हैं। वानी ने एक आदमी के मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा और उनसे लड़ने लगी। वहीं उसे लड़ता देख शार्वी ने भी अपने हाथ में पकड़े पर्स से उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये ले, हमें तंग कर रहा था, ये ले, ये ले। ओए हैप्पी, गाड़ी रोक जरा। ये सामने मिस ब्यूटीफुल है ना, ये किससे लड़ाई कर रही है? एसआर जिसकी गाड़ी उस तरफ से ही गुजर रही थी, उसकी नजर अचानक ही शार्वी पर पड़ी तो वो तुरंत हैप्पी से गाड़ी रुकवाते हुए बोला, नहीं मेरे भाई, मुझे तो वो जंगली बिल्ली नजर आ रही है। मुझे लगता है एसआर तुझे वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। हैप्पी ने भी उस तरफ देखा और उसकी नजर वानी पर पड़ी, जो अकेले ही चार गुंडों से लड़ने की कोशिश कर रही थी और उन पर हावी भी पड़ रही थी।
तभी एसआर की नजर भी वानी पर गई और वो ये देखकर बोला, ओए हैप्पी, यही तो अच्छा मौका है मेरे भाई उसे इम्प्रेस करने का। चल चलकर हीरो की तरह उसे बचाते हैं। नहीं एसआर मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई। ये जो तू सोच रहा है ना हीरो बनकर उसे बचाने का, तो इसे अपने दिमाग से तुरंत ही निकाल कर फेंक दे मेरे भाई। पिछली बार खरीदे गए गुंडे थे, ये असली गुंडे हैं भाई, बहुत मारेंगे। और अगर इन्होंने मारा ना तो हमें कुछ देर में पार्टी में नहीं, हॉस्पिटल में जाना होगा मेरे भाई। तो चलना हैप्पी यार, तू भी कितना सोचता है। असली मर्द वो है जो मुसीबत में फंसी लड़की के काम आए। मैं से बीच सड़क पे उन गुंडों के बीच उसे छोड़कर नहीं जा सकता यार। ये कहकर एसआर तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरने लगा। एसआर मेरे भाई रुक जा भाई, अपने सोए हुए मर्द को दोबारा सुला दे मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई। एसआर, हैप्पी ने एसआर को रोकते हुए कहा, लेकिन जब उसने देखा कि एसआर उसके कहने पर भी नहीं रुका तो वो भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे जाते हुए बोला, चल हैप्पी, अब तुझे ही एसआर की मदद करने जाना होगा, क्योंकि सच्चा दोस्त वही है जो अपने दोस्त की मुसीबत में काम आए। मैं मेरे गोल हूं, मेरे मोल हूं, मेरे एसआर को ये लोग पीट पीट के मार न डाले। नहीं हैप्पी, तेरे होते हुए नहीं होगा। इधर शार्वी और वानी अकेले ही उन गुंडों से लड़ रही थी, लेकिन एक तो वो गुंडे काफी सारे थे और ऊपर से उन दोनों ने पार्टी वेयर ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए वो गुंडे उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी एक गुंडा वानी को पकड़कर उसकी ड्रेस फाड़ने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, ओए छोड़ उसे, एक कदम भी आगे तूने उस लड़की की तरफ बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर उस गुंडे ने पलट कर देखा, वहां एसआर एक हीरो के अंदाज में खड़ा था। ओए तू कौन है बे? वो आदमी एसआर को घूरते हुए बोला, मैं जो कोई भी हूं ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे रहते तू इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। एसआर ने एक कदम आगे आते हुए कहा, अच्छा तो अब तू रोकेगा हमें? चल रहे, पहले इसी को खत्म कर। ये कहकर उस गुंडे ने अपने आदमियों को एसआर को मारने का इशारा किया, लेकिन जैसे उसके आदमी एसआर को मारने उसकी तरफ बढ़े, उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी। ये सुनकर वो गुंडा एसआर के पीछे देखते हुए बोला, ओए अब ये नमूना कौन है बे? ओए ये नमूना नहीं, मेरा बॉडीगार्ड है हैप्पी। ओए हैप्पी आ गया। एसआर ने हैप्पी को तुरंत आगे बुलाते हुए कहा, अरे पता नहीं ऐसी सिचुएशन में तू हमेशा क्यों मुझे आगे कर देता है एसआर। ओके लेट मी हैंडल। क्या रखा है भाई इस लड़ाई झगड़े में? हम एक देश के वासी हैं, तुम भी भाई हम भी भाई, भाई 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 भाई। लड़ाई झगड़ा छोड़ो और गले मिलो आपस में मेरे यार। चलो एसआर, चलो दोनों भाई गले मिलो आपस में। ये सुनकर वो गुंडा हैप्पी को पकड़ते हुए बोला, कहाँ थे आप, कहाँ थे? आओ सामने तो खड़े हो, जरा ठीक से देखने तो दो खुद को मुझे। ये कहकर उस आदमी ने एक जोरदार घूंसा हैप्पी को मारा। घूंसा पड़ते ही हैप्पी का सर गोल गोल घूमने लगा। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए बोला, मना किया था ना वायलेंस के लिए, आई हेट वायलेंस, फिर तूने मुझे क्यों मारा? हैप्पी के कहते ही वो आदमी दोबारा से अपना हाथ उठाकर उसे मारने लगा कि तभी हैप्पी ने कहा, रुक 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 रुक, तुझे तेरी माँ का वास्ता, तू मुझे नहीं मारेगा। अबे ओ, ये खेल हम बचपन में खेलते थे और तू अब भी खेलता है। वैसे अब उनकी माँ नहीं है। ये कहकर वो गुंडा हंसा और एक के बाद एक ताबड़तोड़ घूंसे हैप्पी को मारने लगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेरे भाई, तेरे होते हुए तेरे हैप्पी को इतनी बुरी तरह मारा। हैप्पी रोते हुए बोला। हैप्पी को पिटता देख एसआर गुस्से से आगे आते हुए बोला, मुझ पर हाथ उठाता तो एक पल के लिए मैं तुझे छोड़ भी देता, लेकिन मेरे हैप्पी को कोई अनहैप्पी करे उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये कहकर एसआर ने उन गुंडों को मारना शुरू कर दिया। एसआर को अकेले गुंडों से लड़ता देख शार्वी और वानी ने भी अपना हाथ उन गुंडों से छुड़ाया और उन्हें मारने लगे। अब वो चारों ही एक साथ उन गुंडों से लड़ रहे थे। तभी उनमें से एक गुंडे ने चाकू निकालकर एसआर पर पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो चाकू एसआर को लगता, वानी ने तुरंत ही एसआर को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो गुंडे के वार से बच गया। लेकिन इसी बीच चाकू वानी के हाथ पर लग गया। वानी अपना हाथ पकड़ते हुए चिल्लाई, वानी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? एसआर तुरंत वानी का हाथ पकड़कर बोला, जिसमें से अभी खून बह रहा था। वानी ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ सर, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कट है।
पागल हो तुम, बीच में क्यों आई? एक तरफ खड़ी नहीं रह सकती थी? हर वक्त झांसी की रानी बनना जरूरी है क्या? देखा कितना खून बह रहा है तुम्हारे हाथ से। एसआर ने उसके हाथ पर अपना रुमाल बांधते हुए फिक्र भरे अंदाज में कहा। वो सर, अगर मैं बीच में नहीं आती तो वो चाकू आपको लग जाता। वानी एसआर के चेहरे को बड़े गौर से देखते हुए बोली, जिस पर उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। लग जाता तो लगने देती। तुम्हें किसने बीच में आने को बोला था? अब चुपचाप यहीं खड़ी रहना, समझी? ये कहकर एसआर ने वानी को एक साइड किया और अकेले ही गुस्से में उन गुंडों को मारने लगा। ये पहली बार था जब एसआर इस तरह गुंडों से लड़ रहा था। कुछ ही देर में वो सारे गुंडे एसआर की मार खाकर वहां से भाग खड़े हुए और जिसने वानी पर चाकू से हमला किया था वो एसआर के पैर पकड़कर रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मुझे नहीं पता था ये चिंदी चोर इतनी जबरदस्त फाइट भी करता है। इम्प्रेसिव, हाँ? दूर खड़ी वानी एसआर को देखकर मनी मन बोली और मुस्कुराने लगी। भाई माफ कर दो भाई गलती हो गई भाई। दीदी माफ कर दो, दीदी गलती से मार दिया। दीदी गलती हो गई, दीदी गलती, अब नहीं करूंगा दीदी। इधर वो गुंडा अभी भी दर्द से तड़पते हुए रो रहा था। आज के बाद अगर तू किसी भी लड़की को छेड़ते हुए नजर आया ना तो दोबारा इस दुनिया में नजर नहीं आएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। एसआर ने एक और जोरदार पंच उसे मारा और अधमरी हालत में उसे छोड़ दिया। वहीं वो गुंडा एसआर की पकड़ से छूटते ही तुरंत वहां से सरपट भाग गया। आप दोनों अकेले इस वक्त क्या कर रहे हो? आपको तो इस वक्त पार्टी में होना चाहिए था। एसआर शार्वी और वानी की ओर आते हुए बोला। ये सुनकर शार्वी बोली, वो सर, हम पार्टी में ही जा रहे थे लेकिन अचानक ही हमें ये लोग मिल गए हमारी मदद करने के लिए। थैंक यू। वही वानी तो अभी भी बड़े प्यार से एसआर को ही घूरे जा रही थी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है मिस ब्यूटीफुल, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी जगह अगर और कोई भी होता तो मैं उसको ऐसे ही बचाता। वैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे सर नहीं एसआर ही बुलाइए। आफ्टर ऑल आप मेरी आप मेरी उम्र में मुझसे बड़ी है ना, इसलिए। तो एक काम करते हैं, मैं आप दोनों को पार्टी में लेकर चलता हूँ, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है। एसआर ने बात संभालते हुए कहा। बट इस हालत में? वानी तुरंत अपने कपड़ों और चोट की तरफ इशारा करते हुए बोली, डोंट वरी, हम रास्ते में किसी मॉल से चेंज करके जाएंगे। अब चले? एसआर ने कहा और वानी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। वहीं शार्वी भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। इस समय वानी की आंखों में एसआर के लिए एक अलग ही चमक थी। दूसरी तरफ होटल मूनलाइट में आहान की सक्सेस पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और शहर के कई जाने माने बिजनेसमैन इस पार्टी में शामिल होने आए थे। हर कोई आहान को उसकी सक्सेस के लिए मुबारकबाद दे रहा था, लेकिन आहान का दिल तो शार्वी की एक झलक के लिए बेचैन था। ये लड़की अब तक क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? क्या ये आज आने वाली नहीं है या फिर किसी नई मुसीबत में फंस गई? आहान मनी मन बुदबुदाया और पार्टी हॉल से निकलकर बाहर की तरफ आने लगा। बाहर आती उसकी नजर एसआर की गाड़ी से उतरती शार्वी पर पड़ी, जो बस अभी अभी वहां आई थी। ये देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए। गुस्सा और जलन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे और वो एसआर के पास जाकर उसे रोकते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम इतना लेट क्यों आया एसआर? और ये दोनों तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं? भाई मैं बस आ ही रहा था कि रास्ते में मैंने देखा कि कुछ गुंडे मवाली लोग इन दोनों को जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, वरना कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने अपने साथ यहाँ लेकर आया। वैसे आप बाहर क्या कर रहे हैं बिग ब्रो? आपको तो इस वक्त पार्टी हॉल में होना चाहिए था। चलिए अंदर चलते हैं। ये कहकर एसआर शार्वी और वानी के साथ अंदर पार्टी हॉल की तरफ जाने लगा। वहीं आहान ने यह सुनकर तुरंत ही शोभित की तरफ घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोला, व्हाट रबिश! मैंने बोला था ना तुम्हें कि हर पल शार्वी के आसपास बॉडीगार्ड्स रहने चाहिए। जब वो शार्वी के साथ बदतमीजी कर रहे थे तो वो बॉडीगार्ड्स कहाँ थे? वो बॉस, आज सुबह ही जो आपको धमकी मिली थी उसके बाद हमें लगा कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमने आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी बॉस, और उन दोनों बॉडीगार्ड्स को भी वापस बुला लिया था। शोभित ने अपना सर झुकाते हुए कहा, और ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? क्या इसके लिए तुमने मुझसे परमिशन ली? आहान ने गुस्से से शोभित को डांटते हुए कहा, वो बॉस, हमें लगा कि आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है तो बस इसलिए। शोभित ने इतना कहा ही था कि तभी आहान उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, मेरी जान से ज्यादा इस वक्त उसकी जान को खतरा है बेवकूफ। वो जो कोई भी है वो शार्वी को निशाना बनाकर मुझ पर चोट पहुंचाना चाहता है, इसलिए शार्वी के पास हर वक्त बॉडीगार्ड होना जरूरी है। यू गॉट इट? आई एम सॉरी बॉस, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। शोभित ने माफी मांगते हुए कहा, आई होप ऐसा ही होगा, वरना अगली बार गलती होने पर शायद तुम ही ना रहो। आहान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा और होटल के अंदर चला गया।
वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर अंधेरे में खड़ा एक शख्स हंसते हुए बोला, ओह, तो इस राजा की जान शार्वी नाम की चिड़िया के अंदर है। वाह, हवाए का मजा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे रिवांश और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी से जुड़े अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल रिवांश को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वो थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है, आरजे रिवांश के साथ। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। तू जान है।